हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने वर्कशीट नंबर 23। पहले भी हमने वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व किया था और अब हम जा रहे हैं सोशल स्टडी का वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करने। आज का सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान, 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान। इतिहास का हमें टॉपिक दिया गया है और आज का टॉपिक है हमारा रूस की क्रांति भाग 1। इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा जाना था और समाजवाद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि फ्रांस में कैसे कैसे क्रांति आई और कैसे समाजवाद का उदय हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रूस की क्रांति डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। जो आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी बच्चों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो वर्कशीट्स हैं, ये वर्कशीट फालतू नहीं है, ये वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ये वर्कशीट्स आप सॉल्व करेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर एग्जाम कैसे हो ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कैसे होंगे नहीं पता ना, हो सकता है एग्जाम हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में इस वर्कशीट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। हो सकता है इस वर्कशीट के बेस पर आपको मार्क्स मिल जाए फ्यूचर में, या हो सकता है ये वर्कशीट फाइनल एग्जाम्स के लिए भी काम में आए। तो ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी वर्कशीट्स को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व भी करना है और समझना भी। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर सॉल्व किए, टीचर को दे दिया और आपका काम फिनिश, नहीं, ऐसा नहीं है। इस वर्कशीट को समझना भी है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी पता नहीं कैसे उल्टे सीधे आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आपको वर्कशीट को बहुत ध्यान से पहले समझना है, उसका मीनिंग समझना है, उसके बाद इनके आंसर्स को लिखना है। और आंसर्स हम आपको इजी से इजी फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उनको याद भी कर सके। अगर आप मेरी वर्कशीट को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पैराग्राफ, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। वैसे अगर ये टॉपिक आपको डिटेल में समझना है तो हमारी मास्टर सीरीज जो मंडे से स्टार्ट हो रही है, आप उसे ज्वाइन करना, वहां हम डिटेल में यही टॉपिक दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके इसको ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रूस की क्रांति। रूस में क्रांति कैसे आई। रूसी क्रांति से पूर्व, पूर्व मीन्स होता है पहले। ठीक है, रूसी क्रांति से पूर्व, पूर्व मीन्स पहले। तो रूसी क्रांति से पहले ऐसा क्या हुआ कि क्रांति आई। क्रांति क्यों आती है, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई समस्या होती है और उस समस्या से परेशान होके लोगों को क्रांति करनी पड़ती है ताकि उस समस्या से उनको निजात मिले, छुटकारा मिले। तो ऐसा क्या हुआ रूस की क्रांति से पहले कि लोग परेशान हो गए, उनको क्रांति करनी पड़ी। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतिहास एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है और इसको इंजॉय करना चाहिए। चलिए देखते हैं। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। ये कुछ हिस्से हैं जो आज के टाइम में इनके नाम ये हैं, पर पहले इनके नाम कुछ और हुआ करते थे। ये भी पहले रूस में शामिल हुआ करते थे। और कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, क्या कारण उत्पन्न हुए जिससे कि रूस की क्रांति हुई, अब हम वो जानेंगे। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय, द्वितीय मतलब होता है सेकंड, यानी सेकंड का मतलब क्या होता है ये याद रखना। जैसे किसी के नाम के साथ अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लगा हुआ, यानी इस नाम का पर्सन पहले भी आ चुका था। जार निकोलस इसका मतलब पहले भी था कोई। ठीक है, फिर दूसरा जार निकोलस आया। तो रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। ठीक है, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, जो ना बहुत अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, उसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। अभाव मतलब कमी, उनको अधिकार नहीं प्राप्त थे। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे। अवैध मतलब जो सही
नहीं थे, गलत तरीके से काम करते थे। 85% आबादी यानी कि देश की ज्यादा से ज्यादातर जो आबादी थी कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी, यानी ज्यादातर लोग क्या थे, किसान थे। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीन थी, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े किसान होते थे सिर्फ उन्हीं के पास अपनी जमीन होती थी, और जो बाकी किसान होते थे वो मजदूरी करते थे, दूसरे किसानों, जो बड़े किसान होते थे उनके खेतों पे काम करते थे, बदले में उनको क्या मिलती थी, मजदूरी मिलती थी। तो केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था, यानी कि ज्यादातर जमीनें किसके पास होती थी, या तो जमींदारों के पास होती थी या सामंतों के पास होती थी। ठीक है, गरीब किसानों के पास अपनी जमीनें होती ही नहीं थी। इस तरीके से उनके साथ गलत होता था। कई बड़े किसान अपनी जमीन बड़े किसानों के पास अपनी जमीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है मलिकाना, सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था। रूढ़िवादी मतलब होता है जिनकी पुरानी सोच होती है, जो पुरानी सोच में ही चलते रहते हैं, अपनी सोच में बदलाव नहीं करते हैं। सामान्यतः किसान और जमींदार के संबंध अच्छे नहीं थे। आपको पता चल गया होगा इससे कि किसान और जमींदार के संबंधों में क्या समस्याएं थी। जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें थी, वो किसानों से अपनी जमीनों पे काम करवाते थे, उनको सही मजदूरी भी नहीं देते थे। तो इस तरीके से उनके क्या होते थे, अधिकारों का हनन होता था। किसके अधिकारों का, मजदूरों के अधिकारों का हनन होता था। उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए जमींदारों और किसानों के बीच के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। किसान अक्सर लगान ना देने या जमीन पर कब्जे के लिए विद्रोह किया करते थे। ठीक है, उनको जमीन मतलब उनकी जमीन भी छीन ली जाती थी, तो इसके लिए वो क्या करते थे, विद्रोह करते थे। उनके ऊपर भारी कर लगा दिया जाता, बहुत सारा लगान लगा दिया जाता था जिसको वो चुका नहीं पाते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। भौगोलिक परिस्थितियां मतलब होती हैं कि जैसे कि मौसम, या वहां की जमीन की मिट्टी, या वहां पे पानी की उपलब्धता, इस तरह की कई सारी कमियां थी वहां पे, और उन कमियों के कारण पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती थी और दूसरी कोई फसल वहां पर नहीं उग पाती थी। पीटर्सबर्ग एंड मास्को में बहुत तेजी से लौ इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित हुए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे लौ इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग शुरू हुए। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी। जो मजदूर वर्ग थे, गरीब लोग थे, मजदूरी करते थे, उनकी स्थिति कैसी थी, बहुत खराब थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकतर मजदूर गांव से जुड़े हुए थे और खेती के दिनों में अपने गांव को लौट जाते थे। तो लोग क्या करते थे, जब एक फसल उनकी उगती थी उस समय वो अपने गांव में रहते थे, खेती करते थे और वहां खेती से वो फसल उगाते थे। और जब फसल का समय खत्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, वो खनन में चले जाते थे, वहां मजदूरी करते थे और वहां से पैसा कमाते थे। तो वो बेचारे बहुत ज्यादा काम करते थे और उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। इस तरीके से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आगे देखते हैं। परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी जमीन अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे तथा मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि एक छोटी छोटी जमीनों पे खेती करने की बजाय जमीनों को मिला के, जो कम्यून होता था या मीर होते थे, उनको जमीन दे देते थे और सामूहिक रूप से, यानी सभी लोग मिलकर, सामूहिक रूप से मतलब सभी लोग मिलकर खेती करते थे। यही सामूहिकता की भावना समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक आधार बना। यानी कि लोगों ने यहीं से समाजवाद को जन्म दिया कि जैसे कि हम लोग मिलजुल कर अगर खेती करते हैं और हमारी फसल अच्छी उगती है तो क्यों ना हम लोग हमेशा मिलजुल कर रहें, समाजवाद को बढ़ावा दें। ऐसे ही तो यहाँ से समाजवाद का जन्म हुआ। ठीक है, और लोगों के अंदर इस तरीके से समूह समूह बना के रहने की आदत उत्पन्न हुई। उदारवादी, सामाजिक, डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक परिस्थितियों के कारण निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जब ये सारी चीजें आई तो लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हमें ये निरंकुश राजा नहीं चाहिए, मतलब हमें ये वाले राजा नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजा कैसे हैं, जैसे इन्होंने अपने कोई नियम बनाए और सबके ऊपर लागू कर दिए, वो सबको करना ही करना है। अगर लगान लगाया गया है तो वो सबको चुकाना ही चुकाना है, चाहे उनके पास लगान देने के लिए पैसे हैं या नहीं है। तो लोगों ने क्या सोचा कि हमें कैसा शासन चाहिए, हमें सामाजिक डेमोक्रेट चाहिए। कैसा चाहिए, सामाजिक डेमोक्रेट चाहिए। सामाजिक डेमोक्रेट मतलब ये होता है जहां पे डेमोक्रेसी होती है, कोई 1% जो होता है वो राजा बनता है, पर वो अपनी मर्जी से राजा नहीं बन सकता। देश की सभी जनता
उसके लिए वोटिंग करती है और उसको सेलेक्ट करती है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बनता है, और राजा जो बनता है वो सिर्फ वही फैसले लेता है जिसमें जनता की भलाई हो। किसमें? सामाजिक डेमोक्रेट में ऐसा होता है। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि हमें सामाजिक डेमोक्रेट चाहिए। सामाजिक क्रांतिकारी के बाद जो समाज में क्रांति शुरू हुई उसके बाद लोगों ने सोचा कि हमें सामाजिक डेमोक्रेट चाहिए। और हमें कैसा चाहिए? हमें एक समाजवादी शासन चाहिए। समाजवादी शासन जहां पे समाज को लेकर काम किया जाए, जनता के बारे में सोच के फैसले लिए जाएं, ना कि राजा अपने बारे में सोचकर फैसले ले। तो इसलिए सबको निरंकुश शासन को तो जो था वो समाप्त करना था, और कैसी समाजवादी शासन प्रणाली लोगों को चाहिए थी? संसद द्वारा शासन चाहते थे लोग। लोग चाहते थे एक संसद बने, वहां पे जो लोग सेलेक्ट हो, जो लोग चुने जाएं, वो हम लोग उनको चुने और वो हमारे लिए फैसले ले। कोई राजा अपनी मर्जी से हमारे लिए फैसले ना ले। तो यहां से लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा। रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद कैसे आया? रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ था। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक, श्रमिक मतलब आपको पता है किसान, पार्टी का गठन। यहाँ पे एक पार्टी बनाई गई, सभी लोगों ने, जो समाजवाद के लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर अपनी एक पार्टी बनाई। कब बनाई थी? 1898 में बनाई थी। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। उसके बाद पहले एक श्रमिक की बनी, मतलब मजदूरों की एक पार्टी बनी 1898 में। फिर 1900 में समाज की जो क्रांतिकारी पार्टी थी, जो किसान वर्ग था, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई 1900 में। 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, ठीक है, बोल्सविक बहुमत और उसके बाद मेंसेविक यानी कि अल्पमत में विभाजित हो गई। जो हमारी पहली पार्टी बनी थी, लोक सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, वो क्या हुआ? दो हिस्सों में बट गई। पहले लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बनी 1898 में, ठीक है। फिर दूसरी किसानों की पार्टी बनी 1900 में, ठीक है। और फिर जो पहली पार्टी बनी थी 1898 में, उसके दो हिस्से हो गए। जो श्रमिक वाली पहली पार्टी बनी थी उसके दो हिस्से हो गए। क्या नाम थे दो हिस्सों के? 1903 में उसके दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा जो था उसका नाम था लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बेल्सोविक, और यानी कि बहुमत। और जो दूसरी पार्टी थी उसका नाम था मेनसेविक यानी अल्पमत। तो इस तरीके से ये दो हिस्सों में बट गए। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति में क्या हुआ? अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी, श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। जार कौन था? वहां का शासक था, वहां का राजा था। एक निरंकुश राजा था, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी फैसले लेता था और जनता को वो मानने पड़ते थे। कई बार उसकी वजह से जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो क्या हुआ? लोग कैसे होंगे? खिलाफ होते जाएंगे ना। अगर आपका राजा आपके लिए सही फैसले नहीं लेगा और आपने फैसले आपके ऊपर थोपता रहेगा, उससे आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, तो आप क्या करोगे? विरोध करोगे। तो वैसे ही वहां पे क्या हुआ कि लोग विरोध कर रहे थे। तो जनता बहुत गुस्से में थी। वो विरोध करते हुए जो श्रमिक अपनी एक पार्टी बना के एक जुलूस निकाला श्रमिकों ने, और वो जुलूस कहाँ पहुंचा? जार के महल में पहुंच गया। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। तो जार की जो पुलिस थी, जो वहां की राजा की पुलिस थी, उन्होंने क्या किया? श्रमिकों के ऊपर हमला कर दिया। क्या किया? जो श्रमिक गए थे जुलूस लेकर, उनके ऊपर हमला कर दिया। 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए, यानी कि जुलूस में जो लोग शामिल थे उसमें से 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद के निर्माण की अनुमति दे दी। अब वहां के राजा को भी पता था कि भाई जुलूस निकल रहा है, लोग बिल्कुल भड़क चुके हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो राजा ने फैसला लिया और लोगों के दबाव में आके एक संसद बनाने की जो परमिशन थी वो दे दी। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बुरा प्रभाव पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध, ये जो शासन शुरू हुआ था, ये जो क्रांति शुरू हुई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले शुरू हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध तक चली थी। आपको याद रखना है कि जो रूस की क्रांति है वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले शुरू हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध तक चली थी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बहुत बुरा असर पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई, ठीक है। तो 1914
एंड 1917 यानी 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। यानी कि खेती जो हो रही थी, जितने भी किसान खेती कर रहे थे, और उद्योग मतलब जो भी बिजनेस चल रहे थे, दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। मजदूरों की कमी हो गई, मजदूर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे। सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी, जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे थे। यानी कि हुआ क्या, विश्व युद्ध छिड़ गया। विश्व युद्ध छिड़ने में क्या हुआ कि देश के ज्यादातर लोगों को क्या करना पड़ा, सेना में शामिल करना पड़ा। मजदूरों की संख्या कम हो गई क्योंकि लोग तो सेना में जाने लगे, तो मजदूर कम हो गए और सेना में ज्यादा लोग जाने लगे। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, अनाज जो होता था वो ज्यादातर किसको बेच दिया जाता था, सैनिकों को बेच दिया जाता था, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहे तो उनको ज्यादा अनाज की आवश्यकता है। तो यहाँ मजदूरों को अनाज की कमी हो गई। ठीक है, तो मजदूर यहाँ अनाज की कमी के कारण परेशान थे। खेती के लिए किसान कम पड़ गए थे। ठीक है, मजदूरों की संख्या कम होती जा रही थी। उधर सारा अनाज और सैनिक कहाँ जा रहे थे, युद्ध में जा रहे थे। जो सैनिक थे वो भी बार बार मरते जा रहे थे, उनको भी परेशानी हो रही थी, वो भी समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो वो भी सैनिक भी परेशान हो गए थे, अब वो भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। तो सैनिकों ने भी क्या सोच लिया कि हम भी अब क्रांति करेंगे और हम भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो सैनिक किसके साथ शामिल हो गए, ये किसान और श्रमिकों की जो क्रांति चल रही थी उनके साथ शामिल हो गए। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं आई थी। तो ये थी हमारी रूस की क्रांति। इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें वोट करिए और हमारी मास्टर सीरीज को ज्वाइन करिए, वहां हम इस चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के साथ उसकी मीनिंग को समझना, एक इजी लैंग्वेज में आंसर्स को लिखना और चैप्टर को समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप रट्टा मार के क्वेश्चन आंसर्स लिख कर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी नॉलेज को भी अच्छा बनाना है, आपको अच्छे स्कोर्स भी लेने हैं, आपको अपनी वर्कशीट्स भी सॉल्व करनी है और आपको इंटेलिजेंट बनना भी है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जनरेशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये बात मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। खैर, मैं तो एक टीचर हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, पर मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं आजकल की सिचुएशन को देखकर। चलिए हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। आज 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें आज की वर्कशीट के बेस पे। मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, फिर हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी। यानी रूसी क्रांति शुरू होने से पहले राजनीति और सामाजिक रूप से, राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूस की दशा कैसी थी। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप 2 अंतर और 2 समानताएं देख पाते हैं। संक्षेप में बताइए, आपको 2 अंतर भी बताने और 2 समानताएं भी बताने, 2 चीजें जो सेम थी और 2 चीजें जो अलग थी। उसके बाद है युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, युद्ध से क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये इसमें बताना है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके आंसर्स। प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न देखते हैं, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस, यहाँ बेलारूस लिख दिया मैंने पर यहाँ पे बेलारूस होगा, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, अमोनिया और अजरबैजान शामिल थे। तो ये कुछ आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। प्रश्न संख्या 2, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी। ठीक है, तो रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की दशा, सबसे पहले सामाजिक दशा, देश की 85% यानी 85% आबादी किसान थी, परंतु केवल बड़े किसानों और जमींदारों के पास ही जमीन थी। किसानों और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। किसान अक्सर लगान न देने व जमीन पर कब्जे के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। ठीक है,
अब देख लेते हैं राजनीतिक दशा कैसी थी। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। अधिकांश संपत्तियां अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी के पास था, जिन्हें अनियंत्रित अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं? संक्षेप में लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में अंतर देखिए, टेबल की फॉर्म में मैंने आंसर बनाया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और 1799 ईस्वी के बीच में हुई थी। ठीक है, इस दौरान हुई थी। रूसी क्रांति 1917 से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी। फ्रांस में क्या था? लोग सामाजिक उथल पुथल थे, लोग समाज में बदलाव चाहते थे, सामाजिक नीतियां बनाना चाहते थे और इसलिए परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, रूस में क्या था? आर्थिक समस्याओं का दौर था, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, विश्व युद्ध का समय था। ठीक है, लोगों के पास पैसों की कमी हो रही थी, मजदूर जो थे वो और गरीब होते जा रहे थे, मजदूरों के पास मजदूरों की संख्या कम होती जा रही थी, अनाज कम पड़ता जा रहा था। ठीक है, क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट ये निकला कि राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र, गण मतलब होता है जन, मतलब लोगों की संख्या, गणतंत्र मतलब होता है मतलब एक कह सकते हो जनता का तंत्र। ठीक है, लोगों के द्वारा शासन, उसे गणतंत्र बोलते हैं। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस के जार के स्वेच्छाचारी शासक का अंत हुआ। स्वेच्छाचारी मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कार्य करे, उसे स्वेच्छाचारी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां का जो राजा था, जार, वो कैसा था? स्वेच्छाचारी था, मतलब उसका जो मन करता था वो फैसले ले लेता था, चाहे उसमें जनता का फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो उसका क्या हो गया? उसका अंत हो गया और रूसी सोवियत संज्ञात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो ये थे इनमें अंतर। अब हम देखते हैं इनमें समानता। फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति की समानताएं। दोनों ही क्रांतियों में देश की जनता आर्थिक समस्याओं तथा भारी कर से परेशान थी। दोनों ही देशों में ये समस्याएं चल रही थी। ठीक है, दोनों ही क्रांतियां इसी कारण से हुई थी। दोनों ही क्रांतियों का मुख्य कारण पूंजीपतियों तथा शासकों के स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली का अंत तथा गणतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना थी। यानी कि दोनों ही, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति में जनता का जो मेन मोटिव था वो यही था कि जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए और हमें अपने राजाओं से आजादी चाहिए। उनके जो फैसले हम पे थोपे जाते हैं, हमें उनसे आजादी चाहिए। ये कॉमन चीजें थी दोनों में, यानी कि समानताएं थी। अब हम अपना आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? युद्ध के कारण, मैंने छोटा सा आंसर लिखा है आप, क्योंकि आपको इजिली लर्न करने में आसानी होगी, बट आप चाहो तो इसमें और भी 2-3 लाइनें ऐड कर सकते हो। वो क्या ऐड कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। युद्ध के कारण देश की जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी परेशानी उठानी पड़ जाती है। तो ये तो था एक कॉमन आंसर। इसके सिवा भी आप इसमें लिख सकते हो। आप इसमें लिख सकते हो, जैसे हमने रूस की क्रांति में पढ़ा ना, कि लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनाज की कमी हो जाती है, ठीक है, परिवार इधर उधर हो जाता है, लोग परेशान रहने लगते हैं। तो इस तरीके से और भी कुछ लाइनें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी वर्कशीट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो, या कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। और अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगी है और समझ में आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और कमेंट करके बताएं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्पेशली 9th क्लास के, और वो हमें रोजाना कमेंट कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, जो हमें रोजाना कमेंट करके अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।